हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 9th के NCERT मैथ के प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या। जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम क्लास 8th का ख़त्म हो चुका है, तो आप क्लास 9th की तैयारी में आप लोग ज़ोर से लग जाइए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद हम अपना तैयारी शुरू करेंगे। आप लोग का सेशन 2023 से 24 अब शुरू हो चुका है। आप लोग तैयारी ज़ोर से कर दीजिए। तो क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये क्लास 9th का संख्या पद्धति है, अध्याय 1 है। इस संख्या पद्धति में आपको बेसिक लेवल को आपको हम समझाएंगे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जितना बेसिक लेवल समझाएंगे आपको, उसका PDF लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक लेवल को समझेंगे, इसके बाद इस प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। बिना देर किए चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये NCERT मैथ को ख़त्म करके अगले विषय की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो हम लोग समझेंगे कि आज का बेसिक लेवल जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको इसका PDF जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या यानी संख्या पद्धति का सबसे पहले परिमेय संख्या जो होता है, ये सब संख्याएं होता है क्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इस वीडियो में हम टोटल आपको बता देंगे। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, परिमेय संख्या होते हैं क्या, जो संख्या P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल में कहा जाए, मतलब जो संख्या बट्टा में होती है तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कह देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, P/Q के रूप में तो रहेगा, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 1/2 है, 2/3, मतलब बट्टे में ले सकते हैं, ये 5 भी ले सकते हैं, माइनस वाला संख्या भी ले सकते हैं और रूट वाला संख्या ले सकते हैं जिसका पूरी वर्गमूल निकलेगा। मतलब √4 का पूरी वर्गमूल निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, है कि नहीं। आप जैसे यहाँ पर √2 को नहीं ले सकते। आप जैसे बोलेंगे कि √2 क्या हो सकता है परिमेय संख्या, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि √2 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस सब पर ध्यान रखिएगा। √9 का निकल जाएगा 3 और √16 का 4 निकल जाएगा। आप माइनस वाला संख्या भी आप यहाँ ले सकते हैं। याद रखिएगा, आप 0/2 कोई संख्या लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 कोई नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरा कहता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा था। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि ध्यान रहे कि जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है वह परिमेय संख्या होती है कि नहीं। यानी रूट में इसका वर्गमूल निकल जाता है तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा। यानी √4 एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। इस प्रकार √9, √16, √25 आदि जिसका पूरी वर्गमूल निकलता है उसे हम परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। इतना बेसिक लेवल से लिखने का कारण यह है कि आप केवल PDF को देखकर अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि कोई भी बच्चा भी देखे तो इस डिफिनेशन को आसानी से समझ जाए। नहीं तो कोई वीडियो बना के समझाता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, बस परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चा को इतना बेसिक लेवल से समझना चाहिए ताकि उसका रोम रोम तक एकदम इस बात को पहुंच जाए कि परिमेय संख्या होती क्या है, ताकि आने वाले जनरेशन में अपने बच्चों को भी सिखा पाएगा। तो कोशिश कीजिए दोस्त, आप बढ़िया से समझिए। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या बोलती है कि जो संख्या P/Q के रूप में नहीं रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब P/Q के रूप में नहीं रहेगा। देखिए, पहला वाला था कि P/Q के रूप में रहेगा, लेकिन इसमें कहता है क्या कि P/Q के रूप में नहीं रहेगा, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मतलब जितना रूट वाली संख्या होती है सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। आप बोलेंगे भैया आप तो ऊपर बताइए कि अभी √4 परिमेय संख्या है। देखिए, ये √4 है, इसका पूरी वर्गमूल निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 9 का 3 निकल जाएगा, 16 का 4 निकल जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा रूट का, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का नहीं निकलेगा, √8 का, √10 का निकलेगा, बट पॉइंट में निकलेगा, उसको हम लोग मान्यता नहीं देते हैं, पूरी निकलना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना है, ऐसा संख्या जो एक बार भाग जाने के बाद फिर 1 से गया, मतलब 0 से भाग गया फिर 1 से गया, फिर 00 से भाग गया फिर 1 से गया, फिर 000 से भाग गया फिर 1 से गया, फिर 4 को 0 से भाग गया फिर 1 से गया, ऐसा संख्या जब भी आप देखेंगे तो ये संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखियो, आपको हम यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिए हैं कि ध्यान रहे कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरी निकल जाएगा वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे √4, इसका 2 निकल जाता है, यानी √4 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √8 का नहीं निकलता है, देखिए तो यह रूट के अंदर रह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है।
समझ में आया कि नहीं गया। अब हम लोग नेक्स्ट आपको समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम संख्या। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको सम संख्या कि सम संख्या होता क्या है। देखिए आपको ये क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, आपको याद होगा कि जो संख्या 2 से पूरी भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो जैसे 2 से पूरी भाग लग जाता है, 4 भी लग जाएगा, 6 भी लग जाएगा, 8, 10, 12, 14 इस तरह से अनंत तक लग जाएगा। कहा जाए आपको सबसे छोटी सम संख्या तो 2 हो जाएगा और सबसे बड़ी तो अनंत हो जाएगा। अनंत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा, है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत हो जाएगा। सभी सम संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे अभी आपको हम बताएं कि परिमेय संख्या बट्टे के रूप में होती है। इसका मतलब 2 के नीचे में कुछ नहीं, क्या है, 1 छुपा हुआ है। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो 2 एक परिमेय संख्या भी, 4 एक परिमेय संख्या भी। नेक्स्ट है विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी भाग नहीं लगता उसे विषम संख्या कहते हैं। ये तो आप समझ रहे होंगे। सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 हो जाएगा और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत हो जाएगा और सभी विषम संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करते हैं प्राकृत संख्या। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कितना शुरू होता है, 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा, सबसे बड़ी तो पता लगाना नामुमकिन है। और सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये सब तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। देखिए 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और 1 से शुरू होगा तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो ये पूर्ण संख्या 0 शुरू होगा और ये अनंत तक कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहा जाए आपको तो 0 बोलिएगा, और आपको सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहा जाए तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि जिसका अंत नहीं होता उसे हम लोग अनंत कहते हैं। और सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या अंतर्गत आनी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब देखिए, धनात्मक का मतलब होता है प्लस यानी पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव वाली संख्या को, प्लस वाली संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। आप 1, 2, 3, 4, 5 है कि नहीं। आप 1 के आगे यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस चिन्ह छुपा है। 2 के आगे यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस चिन्ह छुपा है। तो ऐसी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं, है ना। यानी इन सभी संख्याओं के आगे प्लस चिन्ह छुपा रहता है। यानी 1 के आगे हम चाहे तो 1 को +1 भी लिख सकते हैं। आपको इजी तरीके से समझने के लिए आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, ताकि आप पढ़ के भी समझ आएंगे। नेक्स्ट है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, माइनस वाली संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो जितना भी आपको माइनस में दिख रहा है सब ऋणात्मक संख्या होती है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या होती है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। नोट में लिख दिए 0 यानी शून्य। 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। 0 केवल एक पूर्णांक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 0 ना धनात्मक संख्या है और ना ऋणात्मक संख्या, 0 एक पूर्णांक है। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए ऐसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 इस प्रकार से आपका अनंत तक चला जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि जो 4 का जो है ना, 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे 4 का गुणनखंड 1 है, 2 भी है और 4 है। इसका मतलब इसका 3 गो गुणनखंड है, यानी 4 एक भाज्य संख्या है। और ये क्वेश्चन क्लास 8 में पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर सभी संख्या जो है ना, सब क्या है, सबका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, यह एक भाज्य संख्या। आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि 4 का 3 ठो गुणनखंड है, इसीलिए 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1, 2, 3 ठो है, यानी 2 से अधिक होना चाहिए। 6 का देखिए, 6 1 है, 2 है, 2 से डिवाइड जाएगा, 3 से डिवाइड जाएगा और 6 से डिवाइड जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि 6 का जो है 4 ठो गुणनखंड है, इसीलिए 6 भी एक भाज्य संख्या है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसी प्रकार 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 इत्यादि भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी होगा 4 और सबसे बड़ी पूछा जाए तो हो जाएगा अनंत। और सभी भाज्य संख्या जो होता है परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अब अभाज्य संख्या। अब हम लोग अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, ओनली 2 रहेगा, 2 से अधिक नहीं रहेगा। तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड रहेगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 का केवल 2 गुणनखंड है, जैसे 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और कोई गुणनखंड इसका नहीं है, तो कह सकते हैं कि यानी 2 का केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 3 का देखिए,
3 का केवल 1 और 3 ये 2 ही गुणनखंड है, यानी 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब याद रखना आपको ये वाला कि एक केवल क्या है, एक केवल एक विषम संख्या के अंतर्गत आता है और धनात्मक संख्या बोल सकते हैं इसे, और प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। इसको हम लोग ना भाज्य संख्या के अंतर्गत रखते हैं ना अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखते हैं। इसको आप नोट में याद रखिएगा, एक ना तो यह भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है और ना ही अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी आपको पीछे हम बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे। जैसे ही देखिए यहाँ पर आपको हम परिमेय संख्या बताए थे और नीचे आपको हम अपरिमेय संख्या बताए थे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो जैसे एक माइनस वाला संख्या हो सकता है, प्लस वाला संख्या हो सकता है, रूट वाला, वर्गमूल वाला भी हो सकता है। इसमें टोटली संख्या को वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या बोलते हैं, पूर्णांक जीरो सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या और जीरो को भी हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। इस सब तीनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है प्रयोग होने वाला, आपको एक चैप्टर में ये प्रयोग होगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जब भी इस प्रकार से कहीं आपको समन दिखाई देगा तो याद रखिएगा, इस पहला ए को जो होता है ये दोनों के साथ गुना करते हैं और ये बी को भी इस दोनों के साथ गुना करते हैं। अब चिन्ह को आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बताएंगे तब। आप देखिए फॉर्मूला आपको कुछ यूज होगा तो आपको याद रख लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि ये क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम पलटा के लिख दिए। देखिए ए प्लस बी इधर आ गया ये वाला और ए माइनस बी इधर आ गया, तो उसका आंसर तो सेम होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए के पावर एम गुना बी के पावर एम। आधार अलग अलग है, पावर में सेम है। देखिए आधार अलग अलग है, पावर में सेम है, तो इसका आंसर क्या होता है, आधार को गुना करते हैं और पावर को सेम टू सेम रखते हैं, तो ए बी के पावर एम हो जाएगा। देखिए ए के पावर एम गुना ए के पावर एन। देखिए आधार इस बार सेम है लेकिन पावर इस बार अलग अलग है, तो इसका मतलब पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ए के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए के पावर एम भागा ए के पावर एन। आधार सेम है, पावर अलग है तो घट जाएगा, भागा रहेगा तो घट जाएगा, गुना रहेगा तो पावर में जुड़ जाता है, ध्यान रहिएगा। नेक्स्ट है ए के पावर एम भागा बी के पावर एम। आधार अलग अलग है, पावर सेम है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ए के पावर एम भागा बी के पावर एम। देखिए भागा मतलब क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर सेम टू सेम होगा, दोनों का एक ही होगा। अब घबराइएगा नहीं, है ना। तो याद रखने कैसे कि ए बटे बी के पावर में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। नेक्स्ट है ए के पावर एम के होल के पावर में एन, तो इसका आंसर होता है ए के पावर एम गुना एन। ये दोनों पावर को गुना करते हैं आपस में। नेक्स्ट है ए के पावर एम बराबर बी के पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा, एम एम कट जाएगा, बचेगा ए बराबर बी बचेगा। इसी प्रकार से ए के पावर एम बराबर ए के पावर एन। इस बार आधार सेम है तो आधार कट जाएगा तो बचेगा पावर वाला, एम बराबर एन बचेगा। और देखिए ए के पावर जीरो बराबर क्या होता है, एक। अब ए की जगह कोई संख्या रख सकते हैं, ए की जगह आप जीरो नहीं रख सकते। देखिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए के मान आप जीरो नहीं रख सकते। कोई भी संख्या रहेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे इस बार एग्जाम में पूछा गया था एक बार क्लास 8 वाला में कि 999 के पावर में जीरो। अरे बाबा, ए के पावर में जीरो का आंसर एक होता है, इसका मतलब इस रूप में है, ए का मान दे दिया 999, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। आप देखिए आगे, ए के पावर माइनस एक, इस तरह से कहीं आपको नजर आएगा तो याद रखिएगा एक बटे ए के पावर प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि किसी के संख्या के पावर में माइनस नहीं होता है, उसको प्लस होता है, लेकिन उसको प्लस करने के लिए उसको हम गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं। यानी जब किसी संख्या के पावर माइनस एक चिन्ह रहता है तो उसे उल्टा करके प्लस एक चिन्ह में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है एक बटे ए के पावर माइनस एक, तो ये माइनस एक को प्लस एक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, काम हो जाएगा ख़त्म। अब इसका जितना भी PDF है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स से वहाँ पर जाकर आप नोट डाउन भी वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरीके से 9th क्लास की तैयारी कर सके। और हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि 9th क्लास का मैथ ख़त्म कर देंगे और दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।